अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होंगे वो अपनी एक्टिविटी ज़्यादा कर देंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होते हैं वो कहाँ पड़े होते हैं। ठीक है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसके आगे जो है हमारे पास क्या होता है, जो थायराइड लोब होती है, ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे जो अपर एंड लोअर पोल्स होते हैं वहाँ पे ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पड़े होते हैं। ठीक है, और ये क्या इनका काम होता है, इनके अंदर चीफ सेल्स होते हैं और ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं। तो चीफ सेल्स होते हैं वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और ऑक्सीफिल सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो हैं इनसे मतलब थोड़े से बड़े होते हैं चीफ सेल्स से, और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है कि ये रेगुलेटर्स होते हैं, कैल्शियम हीमोस्टेसिस करते हैं। ठीक है, हमारे जो ब्लड होता है उसमें ये एक्चुअली कैल्शियम का लेवल जो होता है उसकी हीमोस्टेसिस रखते हैं। जब भी ये देखते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम कम हो गया, ठीक है, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होते हैं अपनी एक्टिविटी ज़्यादा कर देते हैं और पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर जब ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करते हैं तो पैराथायरॉयड हार्मोन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, किडनीज़ पे इफेक्ट्स होते हैं और बोन्स पे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, करना क्या होता है, मतलब कैल्शियम का ब्लड में लेवल कम हो गया, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उस पैराथायरॉयड हार्मोन ने क्या किया, सबसे पहले वो किडनी के ऊपर क्या काम करेगा कि किडनी को कहेगा कि कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में लेके आओ, रीअब्जॉर्ब करो, नीचे मतलब यूरिन में ना निकालो। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करवाता है कि यूरिनरी कैल्शियम तो रीअब्जॉर्ब करवाता है लेकिन फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवाता है किडनी से। ठीक है, तीसरा क्या काम करता है कि ये विटामिन डी को जो है ना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि वो क्या करवाए, विटामिन डी जो है वो जीआईटी से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करे, ब्लड में लेके आए कैल्शियम को। ठीक है, इसके अलावा बोन्स की जो है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा कर देता है, बोन्स में जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उनको मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑस्टियोक्लास्ट को कहता है कि तुम जो है बोन की रिजॉर्प्शन करो, उसमें से कैल्शियम जो है वो रिलीज़ करके ब्लड में लेके आओ। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि किडनी से भी हमारे पास कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, विटामिन डी रिलीज़ होकर जीआईटी से भी कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में, बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकल के ब्लड में आ रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो जो कैल्शियम कम हुआ था और उसने कैल्शियम ने पीटीएच को रिलीज़ करवाया था, अब वो कैल्शियम जो है वो ब्लड में नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये इसका फंक्शन है, और हम जो है ये देखते हैं कि अल्टीमेटली जो कैल्शियम होता है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और जब कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो वो फीडबैक जाता है हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड को, और उसको कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, कैल्शियम ब्लड में ठीक हो गया, नॉर्मल अमाउंट में हो गया है, अब तुम जो है ना रिलीज़ होना बंद हो जाओ। तो पीटीएच जो है वो सिक्रीशन जो है चीफ सेल से कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होगा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ये होता है कि हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पीटीएच हार्मोन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बनाना शुरू कर दे। ठीक है, अब ये प्राइमरी हो सकती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हो सकती है और टर्शरी हो सकती है। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले कि प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होगा, जिसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ना वो खुद ही ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन को। ठीक है, सो इट इज़ अ कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड इज़ इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपरकैलेसीमिया। अल्टीमेटली देखें, अब खुद सोचें कि हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा था, ब्लड में कैल्शियम को ज़्यादा कर रहा था। अब प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जब पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा पीटीएच रिलीज़ करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेसीमिया हो जाएगा, बॉडी में ब्लड में कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी जो कॉजेज़ होती हैं वो क्या हो सकती हैं कि पैराथायरॉयड में कोई ट्यूमर हो गया, पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया, फॉर एग्जांपल एडिनोमा होता है, 95% केसेस में एडिनोमा होता है। इसके अलावा प्राइमरी हाइपरप्लेसिया हो सकता है जो कि 5 to 10% है, और रिमेनिंग ये है कि कार्सिनोमा हो सकता है 1%। ठीक है, ज़्यादातर एडिनोमा की वजह से क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। अब पैथोजेनेसिस की क्या होती है, पैथोजेनेसिस में आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि इसमें एक तो हमारे पास साइक्लिन D1 जो जीन होती है ना उसमें रीअरेंजमेंट्स आती हैं। ये जीन जो होती है साइक्लिन D1, इसका क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये जीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जब इस जीन में एबनॉर्मेलिटी आती है तो क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो हाइपर प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है उनकी। ठीक है, और फिर कैंसर हो जाता है और एडिनोमा बन जाता है, और फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है। दूसरी जो म्यूटेशन आती है वो MEN1 म्यूटेशन आती है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम 11 क्रोमोसोम पे ही आती है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है ना ये, और जब इसमें हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है ये पैराथायरॉयडिज्म जो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी को याद करने से पहले आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए कि एडिनोमा में क्या होगा, हाइपरप्लेसिया में क्या होगा, कार्सिनोमा में क्या होगा। एडिनोमा के अंदर ना हमें सॉलिटरी लीजन मिलती है, मतलब कि अलहदा से एक सॉलिटरी एडिनोमा पड़ा होता है, और इसमें ये होता है कि आपने याद रखना है कि सिर्फ एक साइड का जो ग्लैंड होता है ना मोस्टली वो इन्वॉल्व होता है, सिंगल ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है ये।
ठीक है। और लेकिन जो हमारे पास होता है हाइपरप्लेजिया वाला, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है ना हाइपरप्लेजिया वाले में उसमें एक से ज़्यादा ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको एक ग्लैंड इन्वॉल्व हुआ मिल रहा है ना, तो आपने उसको एडिनोमा कंसिडर करना है। और अगर एक से ज़्यादा अगर आपको ग्लैंड्स इन्वॉल्व हुए मिल रहे हैं, तो आपने उसको कंसिडर करना है एज अ हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं। और कार्सिनोमा जो होता है उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि एक ही ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आप एडिनोमा की मॉर्फोलॉजी याद कर लेते हैं कि वो सॉलिटरी लीजेंस बनाता है और एक ग्लैंड इन्वॉल्व करता है, और दूसरे ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास श्रंकन हो गए होते हैं। ठीक है, याद रखना है हमारे पास जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं ना, अब उसमें से एक ग्लैंड अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो एडिनोमा होगा, और बाकी सारे ग्लैंड्स होंगे वो श्रिंक करके होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास एक ग्लैंड जो होता है वो पैराथायरॉइड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है ना, तो उसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। तो वो कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से फीडबैक इनहिबिशन होती है बाकी सब तीनों ग्लैंड्स की। तो बाकी तीनों ग्लैंड्स की तो इनहिबिशन हो जाती है, लेकिन ये वजह एडिनोमा वाला ग्लैंड होता है ना, ये कॉन्स्टेंटली रिलीज़ कर रहा होता है हार्मोन। तो बाकी तीनों ग्लैंड्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, और ये जो एडिनोमा वाला ग्लैंड होता है ये वहाँ पे मतलब प्रेजिस्ट करता है। और इसमें जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमें वहाँ पे चीफ सेल ज़्यादा मिलते हैं। ऑब्वियसली हमारे चीफ सेल्स होते हैं जो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो ये हमें माइक्रोस्कोप में ज़्यादा नज़र आते हैं। फिर हम दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारे पास एंडोक्राइन एटीपिया नज़र आता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, और उनकी न्यूक्लियर साइज़ जो है वेरिएबिलिटी होती है। किसी सेल के कोई न्यूक्लियस किसी शेप का होता है, किसी साइज़ का होता है, किसी सेल के न्यूक्लियस किसी साइज़ का होता है। इस तरह से हमें प्लियोमॉर्फिज्म मिलती है। तो इसको हम जो एंडोक्राइन एटीपिया कहते हैं। दूसरी हम बात करते हैं पैराथायरॉइड हाइपरप्लेजिया की, कि हाइपरप्लेजिया में हमें क्या मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें मतलब सारे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स 4 होते हैं ना, तो सारे ग्लैंड्स अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे, मल्टी ग्लैंडुलर प्रोसेस है पैराथायरॉइड हाइपरप्लेजिया। और इसमें जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो ऑब्वियसली इसमें भी हमें चीफ सेल्स मिलेंगे। ठीक है, चीफ सेल्स मिलेंगे और डिफ्यूज़ या मल्टी नोड्यूलर पैटर्न के साथ मिल सकते हैं। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना, उनकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास वाटर क्लियर सेल्स हैं। ठीक है, मतलब इतने क्लियर सेल्स हो गए हैं, इतने साफ़ सुथरे सेल्स हो गए हैं जैसे पानी के साथ किसने धुलाई कर दिया। ठीक है, असल में ये हमारे सेल्स क्यों होते हैं इस तरह के, जो सेल्स के साइटोप्लाज्म होते हैं ना, उनमें ग्लाइकोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। और जब ग्लाइकोजन किसी सेल्स के साइटोप्लाज्म में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमें क्लियर नज़र आता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता है। तो इसको हम कहते हैं वाटर क्लियर सेल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है हमारे पास कि पैराथायरॉइड कार्सिनोमास में हमें क्या नज़र आएगा। तो मैंने पहले बताया कि इसमें जो है ना सिंगल ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। जैसे एडिनोमा में सिंगल ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे भी सिंगल ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है इसमें ये है कि इन्वेजन जो होती है ना वो, और मेटास्टेसिस, वो सबसे ज़्यादा डेफिनेटिव क्राइटेरिया होते हैं। ऑब्वियसली कार्सिनोमा है तो इन्वेजन और मेटास्टेसिस जो होती है वही हमें बताती है कि यहाँ पे कार्सिनोमा है, एडिनोमा नहीं है। ठीक है, फिर ये होता है कि हमारे पास सिर्फ पैराथायरॉइड ग्लैंड में ही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते, क्योंकि कैल्शियम जो होता है एज अ होल सिस्टमिक हमारे पास इफेक्ट्स देता है। तो हमें जो है वो ओवरऑल स्केलेटन में भी चेंजेस मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो हमारे स्केलेटन के अंदर होता है। रीनल चेंजेस मिलती हैं क्योंकि कैल्शियम का वहाँ से भी लिंक होता है, वहाँ से उसने रीअब्जॉर्ब होना होता है या यूरिन में रिलीज़ होना होता है। इसके अलावा मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन मिलती है। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बोन चेंजेस क्या होंगी। ऑब्वियसली जब हमारे हाइपर पैराथायरिज्म होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, वो कैल्शियम को ब्लड में निकालता जाएगा, बोन से निकाल के, तो बोन्स के अंदर से कैल्शियम कम होता जाएगा ना। तो बोन्स में से जब कैल्शियम कम होता जाएगा तो हमें यही नज़र आएगा कि बोन्स के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई होगी। ऑस्टियोक्लास्ट ही बोन को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे हमें ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा नज़र आएंगे, और जो हमारे पास बोन मैट्रिक्स होगा वो इरोड कर गया होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो बोन्स के जो कॉर्टेक्स होता है बोन का, एक होता है ना कॉर्टेक्स होता है बोन का और एक मेड्यूला होता है, तो कॉर्टेक्स जो होता है बोन का वो पतला सा हो जाता है, थिन्ड हो जाता है, और हमारे पास जो बोन मैरो होता है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलती है, हेमरेज और सिस्ट मिलते हैं। तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक नाम देते हैं ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ठीक है, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, बिकॉज हमें क्या मिलता है, बोन मैरो के अंदर हमें हेमरेज और सिस्ट मिलते हैं, उसकी वजह से हमने इसका नाम रखा होता है ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू मिलता है, सिस्ट मिलते हैं इस वजह से। और फिर हमारे पास ये होता है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वहाँ पे आए होते हैं। इसके अलावा रिएक्टिव जॉइंट सेल्स होते हैं। ठीक है, रिएक्टिव जॉइंट सेल्स जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे रिएक्शन की वजह से वहाँ पे जॉइंट सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, और इसके अलावा हेमरेज मिलता है। तो ये सब हमारे पास जो है एक करेक्टरिस्टिक कलर दे देते हैं उसको, तो हमें ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, कोई ट्यूमर बना हुआ है। ठीक है, तो वो ब्राउन ट्यूमर्स हम उनको कह देते हैं। तो ये हाइपरपैराथायरिज्म है, इसको हम बोन पैथोलॉजी के चैप्टर में भी देखेंगे कि ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका और ब्राउन ट्यूमर्स ये करेक्टरिस्टिक होते हैं हाइपरपैराथायरिज्म में, जो कि हम बोन्स के अंदर करेक्टरिस्टिक चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और रीनल चेंजेस क्या होंगे, ऑब्वियसली देखें कि जब कैल्शियम जो होगा वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा किडनी से। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर, तो क्या होगा उसकी वजह से कि रीनल स्टोन्स बन जाएंगे।
ठीक है। और कैल्सिफिकेशन हो जाएगी रीनल इंटस्टिशियम की, बिकॉज वहाँ पे कैल्शियम इतना रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है और किडनी की जो इंटस्टिशियम है वहाँ पर उसकी ट्यूब्यूल्स में जो है वो कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो नेफ्रोलिथिएसिस हो जाएगा, नेफ्रोलिथिएसिस मीन्स के किडनी स्टोन्स बन जाएंगे, ठीक है। और नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाएगा, मीन्स दैट कि किडनी के जो इंटस्टिशियम है, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है कि हमारे पास क्या होता है कि जब भी हाइपरकैलेसीमिया होता है तो हमारे सिर्फ जो है बोन्स इफेक्ट नहीं होती, हमारी सिर्फ किडनी इफेक्ट नहीं होती, हमारी सिर्फ मतलब ये चीज़ें इफेक्ट नहीं होती, बल्कि हमारी जीआईटी भी इफेक्ट होती है, ठीक है। स्टमक क्यों इफेक्ट होगा? क्योंकि वहाँ पे भी हमारी कैल्शियम की वो एक्चुअली इनटेक हो रही है, मतलब कि वहाँ पे भी डिपोजिशन होगी, ठीक है। तो कैल्शियम जो है वो हमारे पास दूसरे साइड्स में भी जाके अपना जो है वो देगा, क्या अपना अपीयरेंस देगा, ठीक, जिसमें हमारे पास जो है वो लंग्स में, स्टमक में, मायोकार्डियम में और ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अभी क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये बताया कि एडिनोमा में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, कार्सिनोमा में क्या होता है। एडिनोमा में याद रखना है कि सॉलिटरी लीजन्स होती हैं और ग्रॉस में, और हमें जो है वो एक ग्लैंड मिलता है इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। और हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें जो है वहाँ पे क्या मिलते हैं, चीफ सेल्स मिलते हैं। फिर हमने हाइपरप्लेजिया का डिस्कस किया कि उसमें सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसमें हमें जो है वो क्या मिलता है, वहाँ पे भी हमें जो है क्या मिलता है, चीफ सेल्स हाइपरप्लेजिया मिलता है। वहाँ पे हमने याद रखना है वाटर क्लियर सेल्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोजन की डिपोजिशन हुई होती है। इसके अलावा पैराथायरॉइड कार्सिनोमा जो होते हैं उसमें हमने याद रखना है कि ये भी हमारे पास सिंगल ग्लैंड्स इन्वॉल्व करते हैं, सिंगल ग्लैंड इन्वॉल्व होता है इसमें, और इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस हमें मिलेगी कैरेक्टरिस्टिकली। और स्केलेटल चेंजेस में हमने याद रखना है कि बोन्स की इरोजन हो जाती है, कॉर्टेक्स थिन हो जाता है, उसका जो हमारे पास अंदर वाला सारा होता है, मतलब जो अंदर वाली मेड्यूला होता है वहाँ पे एक्चुअली ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिक का मिलता है, ब्राउन ट्यूमर्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट में ज़्यादा मिलते हैं। रीनल चेंजेस में क्या है कि नेफ्रोलिथिएसिस होता है और कैल्सिनोसिस होता है, और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा तो ये अडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होता है, वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। हम जब सीरम में देखते हैं तो कैल्शियम ज़्यादा हुआ होता है। वैसे ये क्लिनिकली साइलेंट हमारे पास हाइपरक्लेसीमिया होता है, मीन्स दैट के कैल्शियम हमारी बॉडी में ज़्यादा हुआ होता है, लेकिन हमें क्लिनिकली ये साइलेंट होता है, मतलब क्लिनिकली हमें अपेयर नहीं हो रहा होता। लेकिन जब हमारे पास कार्सिनोमा होता है ना, कार्सिनोमा के कैंसर के केस में हमें जो है ये क्लिनिकली अपेरेंट मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि जो है हमारे पास जब बोन्स को हम देखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा कि कैल्शियम उसमें से निकला होगा, और ये क्लिनिकली ये होगा ना कि पेशेंट को बोन पेन्स होंगी, ठीक है, बोन के अंदर पेन होगी उसको, और जो है रीनल स्टोन्स की वजह से उसको पेन होगी, ठीक है। जबकि किडनी में जो है वो स्टोन्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से अपनी पेन होती है। इसके अलावा जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है। और इसलिए फ्रैक्चर्स ऑफ बोन की वजह से भी पेन होगी, और इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि हमारे पास जीआईटी डिस्टर्बेंसेस आएंगी। जीआईटी डिस्टर्बेंसेस में क्या होगा, वहाँ पे जो है गॉल स्टोन्स होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, पेप्टिक अल्सर्स बन सकते हैं, और पैंक्रियास को अगर इन्वॉल्व करे तो पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा सीएनएस डिस्टर्बेंसेस होंगी। सीएनएस में क्या होगा, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से डिप्रेशन होगा, लेथार्जी होगी, सीजर्स होंगी, न्यूरोमस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज़ होंगी कि इसमें हमारे पास वीकनेस होती है, हाइपोटोनिया हो जाता है, ठीक है। और ओवरऑल जो है पोलीयूरिया हो जाएगा, और पोलीयूरिया मीन्स कि बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, और दूसरा ये कि उसकी वजह से पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। फिर सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं। प्राइमरी में तो ये था ना कि हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड इटसेल्फ बहुत ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ कर रहा था। सेकेंडरी में क्या होता है, याद रखना है कि किडनी फेलियर की वजह से, जब किडनी फेल हो जाती है ना, तो उसने अपना काम करना छोड़ दिया है। उसने क्या करना था, उसने कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाना था, पोटेशियम को सॉरी उसकी जगह पे जो कैल्शियम फॉस्फोरस था, ठीक है, जो फॉस्फेट था उसको उसने निकालना था बॉडी से, ठीक है। कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना था, फॉस्फेट को निकालना था। अब किडनी हमारी फेल हो गई है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि फॉस्फेट रिलीज़ नहीं होगा किडनी में, मतलब यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा, और कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। और इसके अलावा किडनी का क्या काम था, उसने विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और विटामिन डी ने आगे से कैल्शियम को जो है उसको एब्जॉर्ब करवाना था जीआईटी से, ठीक है। तो अब जहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि किडनी फेलियर की वजह से हमारे पास पैराथायरॉयड जो होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि हमारी किडनी फेल हो गई है और किडनी जो है वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, कैल्शियम को बाहर निकालती जा रही है, विटामिन डी भी नहीं है जो जीआईटी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाए। अब वो ये देखता है जो पैराथायरॉयड होता है कि किडनी ने काम करना छोड़ दिया है, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है, अब मैं अपना काम ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से कॉम्पनसेटरी ओवर एक्टिविटी हो जाती है हमारे पैराथायरॉइड्स की, ठीक है। और फिर जो है फिर हाइपरकैलेसीमिया हो जाता है स्टेट में। मॉर्फोलॉजी की बात करें ना तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं ना, क्योंकि वो कैल्शियम को ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं तो उनकी हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, ठीक है। और हमें जो है इसमें वही वाटर क्लियर सेल्स मिलते हैं। वाटर क्लियर सेल्स मैंने आपको बताए थे ना, हाइपरप्लेजिया में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोजन एबंडेंट में होता है चीफ सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये वो वाले हैं, और बोन चेंजेस सेम है, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन सेम है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हाइपरप्लेजिया हुआ होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का, और माइक्रोस्कोपिकली हमें वाटर क्लियर सेल्स मिलेंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में बात करें तो ऑब्वियसली जो हमारे पास है
मतलब इसमें ये होता है कि जो है ना कैल्सीफाइलेक्सिस हो जाता है। कैल्सीफाइलेक्सिस क्या होता है कि जो हमारी वेजल्स होती हैं ना उनके अंदर जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वेजल्स होती हैं उनके अंदर खुद सोचे कैल्शियम डिपोजिशन हो गई है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई जाना था हमारी स्किन को, हमारी ऑर्गन्स को, वो नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से स्कीमिक डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कैल्सीफाइलेक्सिस। ठीक है, इसके अलावा होती है टर्शरी हाइपरपैराथायरिज्म। टर्शरी हाइपरपैराथायरिज्म क्या आपने याद रखना है कि इसमें होता है कि कैल्शियम ब्लड में नॉर्मल होता है, मतलब ज़्यादा हुआ होता है, सॉरी, कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन ये देखते हुए भी क्या कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा है, वो अपना काम ज़्यादा कर देता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि और ज़्यादा खतरनाक ही होता है और एक्सेसिवली पैराथायरॉयड एक्टिविटी हो रही होती है। अब ये आपके पास एक टेबल है, इसमें आपके पास समराइज में देखें, सबसे पहले प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हुआ होगा, उसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा होगा। ठीक है, और सीरम फॉस्फेट कम होगा बिकॉज किडनी जो होगी वो फॉस्फेट को बाहर निकाल रही होगी। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन देखें इसमें ना हमारे पास कैल्शियम कम हो रहा है। कैल्शियम क्यों कम हो रहा है, कम भी होगा, नॉर्मल भी हो सकता है। कैल्शियम इसलिए कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी में किडनी फेलियर है और किडनी हमारी कैल्शियम को बाहर निकालती जा रही है। ठीक है, और ऊपर से विटामिन डी भी नहीं है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करे, तो यहाँ पे सीरम कैल्शियम कम होता है। उसके कंपनसेटरी पीटीएच ज़्यादा तो होता है, लेकिन वो उस कम कैल्शियम को नॉर्मलाइज करने के लिए, कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो कैल्शियम जो होता है वो मुश्किल से नॉर्मल तक पहुँचता है। ठीक है, पीटीएच के रिलीज़ होने की वजह से, तो नॉर्मल या कम मिलता है। और टर्शरी में मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी सीरम में कैल्शियम ज़्यादा है, फिर भी हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता जा रहा है पैराथायरॉयड की हाइपर एक्टिविटी की वजह से, और इसमें फॉस्फेट लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसमें फॉस्फेट लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपर पैराथायरॉयडिज्म।